हेलो बच्चों, आज मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले हमने जनन स्वास्थ्य के बारे में जानना है, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या चीज़ हुई। उसके बाद जो है हम इसमें पढ़ेंगे पॉपुलेशन। जैसे कि तुम जानते ही हो कि पूरे विश्व की और भारत की जनसंख्या जो है बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, खासतौर पे हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इस पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे कि ये पॉपुलेशन किन कारणों से बढ़ रही है, और पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो इसको कैसे रोका जाए। यानी तुमने सुना होगा फैमिली प्लानिंग, बहुत सारे जो हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, उनका यूज़ करके जो है पॉपुलेशन को रोका जा सकता है। उसके बाद जो है हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे एमटीपी। एमटीपी एक मेडिकल टर्म है, नॉर्मली भाषा में इसको जो है एबॉर्शन कहते हैं। एबॉर्शन के लिए मेडिकल में टर्म यूज़ किया जाता है एमटीपी। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किन कंडीशन में जो है एमटीपी की जाती है उसको आगे बताऊंगा। अगला जो टॉपिक है वो है एआरटी। एआरटी यानी जिन लोगों को बच्चे नहीं होते हैं तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके भी बच्चे उत्पन्न हों, तो एआरटी का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एआरटी भी हमने इसमें पढ़ना है, वो कौन कौन से मेथड हैं, जिन मेथड से जो है निसंतान दंपति को जो है संतान उत्पन्न हो जाए। और अंतिम जो टॉपिक है जो हमने इसमें पढ़ना है वो है एसटीआई। एसटीआई यानी बीमारियों से बचे रहना। कौन सी बीमारियाँ? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जो, ठीक है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एसटीआई क्या हुआ? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो हमने इस चैप्टर में ये पढ़ना है। ये क्या हो गया? समरी हो गई, ठीक। तो सबसे पहले जान लेते हैं हेल्थ के बारे में, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहते हैं? हाँ तो बच्चों, जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है जनन स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार जो है व्यक्ति के जन्मांक के साथ साथ उसका जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से और सामाजिक रूप से भी उसको क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। वही जो है क्या कहलाएगा? जनन स्वास्थ्य कहलाएगा। अब जनन स्वास्थ्य के प्रमुख क्या क्या उद्देश्य हैं? सुरक्षित एवं संतोषजनक जननिक स्वास्थ्य, मतलब इसके अंतर्गत जो है क्या क्या हम चाहते हैं और क्या क्या होना चाहिए। तो सुरक्षित और संतोषजनक जो है जननिक स्वास्थ्य होना चाहिए। जनता को जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जो है जागरूक करना है। विद्यालयों में जो है यौन शिक्षा प्रदान करना है। लोगों को यौन संचारित रोगों, किशोरावस्था संबंधी बदलावों व समस्याओं के बारे में क्या देना? जानकारी देना है। जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है उसके क्या दुष्परिणाम है उससे अवगत कराना है। गर्भपात या गर्भ निरोधक या आवर्तचक या बांझपन संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनके संबंध में जो है जानकारी प्रदान करना है। और मादा भ्रूण हत्या पे क्या करना है? रोक लगानी है। तो ये चीज़ें जो हैं जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत जनन स्वास्थ्य के उद्देश्य हैं। ये जो है जैसे जो है इसमें विद्यालयों में यौन शिक्षा प्रदान करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो किशोरावस्था में शारीरिक रूप से जो बदलाव होते हैं उनके बारे में सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार जो है जनसंख्या विस्फोट के जो दुष्परिणाम हैं
के संबंध में भी जो है जानकारी होनी चाहिए कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो परिवार जो है सुखी नहीं रह सकता है। उसी तरीके से जो एबॉर्शन हो जाते हैं या एबॉर्शन करवाना ज़रूरी होता है, या जो गर्भ निरोधक चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करना, आवर्त चक्र के संबंध में अगर कोई उस संबंध में जो है जानना चाहता है और उसको सही जानकारी नहीं है तो उस जानकारी को देना। उसी तरीके से जो भांजपन होते हैं, जिनको जो है संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, उनको भी जो है किस तरीके से उनकी संतान की उत्पत्ति हो उस संबंध में जानकारी देना। और जैसे तुमको पता है कि जो सेक्स रेशियो है वो लगातार घटता जा रहा है, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं और जो मादा भ्रूण होता है उसकी कोख में ही उसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो इस पे जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध वैसे तो है, लेकिन हम ये मानेंगे कि तब भी जो है मादा भ्रूण हत्या होती ही रहती है, तो इस पे जो है रोक लगनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। तो जनसंख्या जो है जनसंख्या विस्फोट क्या है और उससे होने वाली क्या हानियां हैं। तो किसी भी देश में जन्म दर तीव्रता से बढ़ने के कारण जो है मनुष्य की जनसंख्या जो है क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब भारत की जनसंख्या ही देख लो, तो भारत की जनसंख्या जो है लगभग जो है 133 करोड़ के आसपास होगी। अभी जो है जो जनगणना हुई थी 2010-11 में, उसके अनुसार मैं उसी के अनुसार बोल रहा हूँ कि इस समय जो है इतनी बढ़ गई होगी। उस समय जो है 120 करोड़ के आसपास थी। तो इतनी तेज़ी से क्यों जनसंख्या बढ़ रही है, उसका मुख्य कारण क्या है कि आज जो है मृत्यु दर कम हो गई है और स्वास्थ्य सुविधाओं में जो वृद्धि हो गई है उसके कारण जो है मृत्यु दर क्या हो गई है, कम हो गई है। तो मृत्यु दर का कम होना और जन्म दर का अधिक होना से जो है जनसंख्या विस्फोट क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जनसंख्या विस्फोट होगा तो क्या क्या जो है समस्याएं उत्पन्न होगी, उसकी क्या हानियां हैं। तो सबसे पहले लिखा है खाद्य समस्या। तो जनसंख्या जितनी तीव्र गति से बढ़ेगी, खाद्यान्नों का उत्पादन भी उतने तीव्र गति से नहीं बढ़ पाता। भाई ज़मीन तो हमारे पास उतनी ही है, जितनी पहले थी उतनी ही है, खाद्यान्नों का उत्पादन कहाँ से ज़्यादा होगा। तो जनसंख्या अगर अधिक होगी तो खाद्यान्नों की क्या होगी, कमी हो जाएगी। अधिक जनसंख्या के कारण देश में जो है खाद्य समस्या बढ़ जाएगी और हमें जो है दूसरे देशों पे निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरा है शिक्षा की समस्या। तो जनसंख्या यदि इसी गति से बढ़ती रहेगी तो तुम्हें पता ही होगा कि जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं, बड़े बड़े जो स्कूल खोले हुए हैं, उनमें जो है एडमिशन मिलना ही मुश्किल हो जाता है। एडमिशन नहीं मिल पाते हैं और उचित संसाधनों की भी क्या रहती है, कमी रहती है। मेज़ कुर्सी प्रयोगशाला आदि क्या नहीं हो पाते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो शिक्षा की भी क्या हो जाती है, अधिक जनसंख्या होगी तो शिक्षा की भी क्या हो जाएगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगली जो हानि है जनसंख्या वृद्धि के कारण, वो है जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। तो सीधी सी बात है कि अत्यधिक जो है जनसंख्या होगी तो बेरोजगारी तो होगी ही। बेरोजगारी की समस्या तो बढ़ती जा रही है और जैसे तुम समाज में देखते ही होंगे कि कितने सारे लोग जो हैं बेरोजगार हैं, उनके पास जो है किसी भी प्रकार का क्या नहीं मिल पाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ये सब समस्याएं किसके कारण आ रही है, ये समस्याएं आ रही है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं की समस्या, ये भी बिल्कुल आजकल जो है कोरोना का टाइम है, तुमने जो है न्यूज़ सुनी होगी, व्हाट्सएप पे देखे होंगे और फेसबुक पे देखे होंगे या किसी अन्य जो है साइट पे देखे होंगे कि हमारे देश में जो है कैसा जो है त्राही हो रखी है। स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो जो है उचित मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं। सोचो हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती
तो क्या ऐसी समस्या आती? शायद नहीं, ऐसी समस्या नहीं आती। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हमारे देश में जो है स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पहले से ही नहीं है, अभी भी नहीं है और पहले से भी नहीं है। किंतु हमारे देश की जो जनसंख्या है, अत्यधिक जनसंख्या के कारण भी जो है इसमें समस्याएं आती रहती हैं। आवास की समस्या, जनसंख्या अधिक होगी तो आवास की भी समस्या होगी भाई। किसी घर में माना जो है 2 सदस्य हैं या 4 सदस्य हैं और किसी घर में जो है 8 सदस्य हैं, तो भाई ज़्यादा घर की ज़रूरत किसको होगी, ज़्यादा रूम की ज़रूरत किसको होगी? जिसके पास जो है 8 जिसके घर में जो है 8 सदस्य हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो सीधी सी बात है कि अगर जनसंख्या कम होगी, परिवार की जनसंख्या कम होगी, बच्चे कम होंगे, तो आवास की समस्या भी क्या होगी? नहीं रहेगी और आवास भी जो है कम चाहिए होगा। यातायात की समस्या, यातायात में भी बड़ी समस्या आती है जब जो है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। तो तुमने जो है देखा होगा, रेलवे स्टेशन देखे होंगे कितनी सारी भीड़ लगी रहती है, बस स्टेशन देखे होंगे कितनी सारी भीड़ लगी रहती है। तो यातायात की भी क्या है समस्या हो जाती है अगर जनसंख्या में इसी प्रकार से वृद्धि होती रहेगी। तो रहन सहन का निम्न स्तर, रहन सहन का निम्न स्तर स्वाभाविक सी बात है भाई कि अगर किसी घर में जो है 4 बच्चे हैं और दूसरा घर है उसमें जो है 2 बच्चे हैं और दोनों घरों की जो है मासिक आय समान है, तो सोचिए कि ज़्यादा अच्छा जीवन स्तर किसका होगा? ज़्यादा अच्छा जीवन स्तर उसका होगा जिसके पास 2 बच्चे हैं, ठीक है ना? तो कम जनसंख्या या कम बच्चों वाला घर का जो जीवन स्तर है वो ज़्यादा बच्चों वाले घर के जीवन स्तर से क्या रहता है? ऊंचा रहता है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, किन कारणों से ये वृद्धि हो रही है, कौन कौन से वो कारण हैं जिसके कारण जो है हमारे देश की जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है। तो पहली बात तो है जन्म दर में वृद्धि। तो जन्म दर में वृद्धि यानी जैसे कि अभी बोल रहा था कि एक घर में 2 बच्चे हैं, मैक्सिमम 2 बच्चे हैं, अगर एक दंपति के 2 बच्चे हैं और उसी तरीके से जो है किसी दंपति के जो है 4 हैं 6 हैं, उससे भी ऊपर हो जाते हैं, तो क्या है उससे क्या होगा? जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि ही होगी। इसलिए जो है हमारे देश में जो है कानून आना चाहिए इसका और सभी लोगों के लिए जो है समान रूप से कानून होना चाहिए। दूसरा जो है मृत्यु दर में कमी, पहले की अपेक्षा जो है यूँ कहें तो 1947 का जो भारत था उसकी अपेक्षा जो है आज की डेट में मृत्यु दर में बहुत कमी आई है और उसका कारण है स्वास्थ्य सुविधाएं। पहले जो हैं हमने भी सुना है कि हमारे पहाड़ों में पहले खूब सारे बच्चे जो हैं पैदा कर लेते थे, इसलिए पैदा कर लेते थे क्योंकि बीच बीच में महामारियां आती थी और 8-10 बच्चों में से जो है एक आध ही जिंदा रहते थे, लेकिन वो चांस वाली बात थी, कभी कभी जो है ज़्यादा भी जिंदा रह सकते हैं। तो यही सोचा जाता था कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे, अगर कुछ की मृत्यु भी हो गई तो कुछ ना कुछ जो है बचे रहेंगे। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई हैं, माँ की भी जो है मृत्यु नहीं होती है, मतलब डिलीवरी के समय पहले जो है ये बहुत ज़्यादा होती थी और बच्चे भी जो हैं छोटी मोटी बीमारियों से जो है उनकी मृत्यु नहीं होती है, जिससे जो है मृत्यु दर में जो है कमी आ गई है। उसी तरीके से जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी जो है हम मरने नहीं देते हैं, थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होती तो उनको जो है ट्रीटमेंट करवाते हैं उनका, तो जिससे जो है मृत्यु दर में क्या आ गई है? कमी आ गई है और इस कारण से भी जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तीसरा है कम उम्र में विवाह। अभी भी कतिपय समाज में जो है कम उम्र में जो है विवाह हो जाता है, जिससे जो है
ज़्यादा बच्चे पैदा होने की संभावना बनी रहती है। इस कारण से भी जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अशिक्षा यूँ कहें तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे तबके भी हैं जो बच्चों को जो है बच्चों के पैदा होने को की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हैं, बल्कि उसको जो है भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। इसको हम अशिक्षा ही कहेंगे कि जितने पैदा हो रहे हैं होने दो। तो अशिक्षा के कारण दूसरा जो है समाज की बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जिसमें जो है समाज जो है पुरुष प्रधान है, ये चाहते हैं कि घर में जो है बेटी को जो है कम महत्व देते हैं और बेटे को क्या देते हैं, अधिक महत्व देते हैं कि बेटा तो पैदा होना ही चाहिए। अगला है निम्न सामाजिक स्तर। जैसे तुमको पता है हमारा देश जो है हमारे देश में जो है गरीबों की बहुत बड़ी जनसंख्या है और निम्न सामाजिक स्तर में बहुत सारे लोग रहते हैं और निम्न सामाजिक स्तर में रहने के कारण जो है उनकी संतानें अधिक होती हैं और जिसके कारण जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगला है सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज जिसकी बात मैं अभी अशिक्षा में भी कर रहा था कि हमारा सामाजिक जो रीति रिवाज है उसके अनुसार जो है परिवार में पुत्र का होना आवश्यक है और उस पुत्र के चक्कर में जो है बहुत सारी पुत्रियां उत्पन्न हो जाती है, जिससे जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अगला जो हमारा टॉपिक है कि हम किस तरीके से इस बढ़ती जनसंख्या को जो है कंट्रोल में रखें। तो इसके लिए जो है परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि तथा इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। सरकार द्वारा जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, साक्षरता मिशन आदि चलाया जा रहा है। तो ये जो है लगभग 1950 से ही परिवार कल्याण वाला कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अभी भी जो है इसके कोई अच्छे रिजल्ट जो है सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो और हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? सीमित संतान उत्पत्ति हमको सोचना चाहिए कि हमें जो है अपना जीवन स्तर जो है अच्छा बना के रखना चाहिए। तो उसके लिए हमको जो है सीमित संतान की उत्पत्ति ही करनी चाहिए। अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के जन्म के बीच जो है दूरी होनी चाहिए, सीमित परिवार रखना चाहिए। जनन के लिए जो है प्रजनन निरोध यानी रुकावट रखनी चाहिए, उचित शिक्षा रखनी चाहिए, उचित शिक्षा होनी चाहिए बच्चों की, और कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। कानूनी व्यवस्था जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि ऐसा कानून ज़रूर बनना चाहिए कि प्रत्येक दंपति के लिए जो है 1 या 2 बच्चे से अधिक वो क्या नहीं करेगा, उत्पन्न नहीं करेगा, पैदा नहीं करेगा। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि उसके जो है 1 या 2 बच्चे से अधिक होते हैं तो उसको जो है जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका जो है क्या नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो टॉपिक है कि जो बंध्य दंपति होते हैं यानी जिनकी संतानें नहीं होती हैं, तो उनको जो है कौन कौन सी विधियाँ हैं कि उनकी भी जो है संतानें उत्पन्न हो। तो उसमें जो है सबसे प्रचलित जो नाम है वो है प्रख्नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं होता है कि बेबी का जन्म जो है टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। इसके अंतर्गत जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये कभी कभी जो है इसका पूरा नाम लिखने के लिए भी आता है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इसमें जो है शुक्राणु यानी मेल गैमेट, अंडाणु यानी फीमेल गैमेट का जो है निषेचन करवाया जाता है
उचित माध्यम में कहाँ पे, परख नली में। ठीक है ना। निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट जब जो है उसमें विभाजन होते हैं, जाइगोट में विभाजन होता है, और जब वो 32 कोशिकीय हो जाता है तो उसको जो है कहाँ प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, स्त्री के गर्भाशय में उसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो है उसका अगला डेवलपमेंट कहाँ होता है, उसका अगला डेवलपमेंट जो है उसी स्त्री के गर्भाशय में होता है, और उसका जो है सामान्य रूप से क्या होता है, जन्म होता है। तो ऐसे शिशु को क्या कहते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। तो ये उन दंपतियों के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई स्त्री है और उसकी फैलोपियन नलिका में कोई प्रॉब्लम है, फैलोपियन नलिका में प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा, वहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो है उस दंपति के नर के शुक्राणुओं को भी लेते हैं और उस मादा के अंडाणु को भी लेते हैं, और उनका फर्टिलाइजेशन जो है उचित माध्यम में जो है कहाँ करते हैं, परखनली में, शरीर से बाहर परखनली में करवाते हैं। और जब वो जो है जैसे तुमको पता है कि उसके बाद जो है जाइगोट बनता है, जाइगोट में जो है सूत्री विभाजन शुरू हो जाते हैं। सूत्री विभाजन के बाद जो है जब वो 32 कोशिकीय हो जाता है तो उसके बाद उसका सीधे जो है उसका ट्रांसप्लांट कहाँ करवा देते हैं, कहाँ कर देते हैं, गर्भाशय यानी यूट्रस में कर देते हैं। उसके बाद जो है उसका डेवलपमेंट सामान्य रूप से जैसे होता है वैसे ही होगा, और उसका जन्म भी सामान्य रूप से होता है जैसे होता है। ठीक है ना। लेकिन ऐसे शिशु को क्या कहते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। अगला जो टॉपिक है उसमें जो है लिखा है युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण, यानी GIFT। इसको जो है ये भी जो है पूछा जाता है, इसको शॉर्ट में जो है गिफ्ट भी कहते हैं, GIFT। ये पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है कि GIFT यानी गिफ्ट का पूरा नाम लिखो। तो इसका पूरा नाम है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तो ये भी जो है ये मेथड है, ये मेथड भी जो है उन्हीं दंपतियों पे इसको अपनाया जाता है जिनकी जो है संतानें नहीं होती हैं। तो इस विधि का प्रयोग उन महिलाओं पर किया जाता है जो लंबे समय से जो है वंध्य हैं, यानी जिनकी जो है संतानें नहीं हो रही हैं। इसके अंतर्गत जो है लेप्रोस्कोप की सहायता से फैलोपियन नलिका के एम्पुला में शुक्राणु व अंडाणुओं का निषेचन करवाया जाता है। यहाँ पे जो है किस माध्यम से, लेप्रोस्कोप की सहायता से जो है फैलोपियन नलिका में ही इनका जो है अगर क्या नहीं हो रहा है, नेचुरली अगर निषेचन नहीं हो पा रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो लेप्रोस्कोप की सहायता से जो है शुक्राणु और अंडाणुओं का जो है निषेचन कराया जाता है। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है अंतः कोशिका द्रवीय शुक्राणु वेदन। इसके अंतर्गत जो है शुक्राणुओं को प्रयोगशाला में संबंधित माध्यम में रखकर प्रत्यक्ष ही अंडाणु में भेज दिया जाता है। यानी इसमें भी वही होता है, इसमें भी जैसे IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, वैसे ही इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो है बाह्य माध्यम में जो है शुक्राणु और अंडाणु का क्या करवाते हैं, निषेचन करवाते हैं। तत्पश्चात जब भ्रूण बन जाता है या युग्मनज होता है उसको जो है स्त्री के गर्भाशय में क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अंतःकोशिका द्रवीय शुक्राणु वेदन कहते हैं। अगला है कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने पहले भी पढ़ा, इंसेमिनेशन पढ़ा था, और वहीं पे हमने जो है कृत्रिम
गर्भाधान भी पढ़ा था, तो उस समय मैंने बताया था कि ये जो है गाय भैंस इनमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये चीज़ें जो है मनुष्य में भी प्रयोग की जाती है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या हुआ, इसका उपयोग उन पुरुषों में किया जाता है जिनके पास जो है मेल गैमेट यानी शुक्राणुओं की कमी होती है। इस विधि में जो है पुरुष के वीर्य को एकत्र किया जाता है और स्त्री की योनि में जो है स्थापित किया जाता है। मतलब इसमें जो है जिन पुरुषों के पास जो है शुक्राणुओं की कमी होती है, तो शुक्राणु कम होंगे तो क्या नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है पहले जो है शुक्राणुओं को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद जो है एक साथ जो है स्त्री की योनि में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो सके। अगला टॉपिक है संगर्भता का चिकित्सीय समापन, यानी प्रेगनेंसी का जो है चिकित्सीय समापन करवाना, जिसको जो है नॉर्मली भाषा में हम एबॉर्शन भी कहते हैं। तो एबॉर्शन जो है कानूनी जुर्म भी है, लेकिन इसको जो है किन कंडीशन में जो है एमटीपी करवा सकते हैं, यानी डॉक्टरों की देख रेख में जो है इस प्रेगनेंसी का जो है समापन किया जा सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, संगर्भता का चिकित्सीय समापन को जो है मेडिकल की भाषा में क्या कहते हैं, एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय समापन कहलाता है। ठीक है ना। ये जो है जब प्रेगनेंसी हो जाती है और प्रेगनेंसी होने के बाद जो है किन्हीं कारणों से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो जो है कि जो माँ है उसको जो है कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, या अनिच्छित जो है संतान हो, तो किन्हीं कारणों से, या जो संतान जो है पल रही है वो जो है उसमें जो है कोई दिक्कत आ गई है, क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, या कोई और आनुवंशिक बीमारियां हो गई हैं, तो उसके लिए जो है चिकित्सक की परामर्श पे और चिकित्सक के सामने जो है क्या करवाया जाता है, उसका समापन किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी संगर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझ लेना। अगला है सरोगेट माँ। सरोगेट माँ क्या हुआ, कुछ विरल परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें जो है कोई स्त्री जो है माँ नहीं बन सकती है, यानी अपने बच्चे का या उस भ्रूण का जो है अपने गर्भाशय में जो है उसको 9 मंथ तक जो है नहीं पाल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई और बात हो सकती है, तो ऐसे स्त्री के लिए जो है सरोगेट माँ की व्यवस्था की जाती है, यानी किराए की कोख भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इन विट्रो निषेचन करवाते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु का निषेचन जो है प्रयोगशाला में प्रकनली में करवाया जाता है, और जब वो 8 कोशिकीय या 32 कोशिकीय हो गया, उसके बाद उसका रोपण जो है यहाँ पे किस में करवा दिया जाता है, वो जो सरोगेट माँ बनना चाहती है उसके गर्भाशय में उसका क्या करा दिया जाता है, रोपण करा दिया जाता है। और रोपण के बाद जो है उस भ्रूण का जो है डेवलपमेंट उसी माँ के गर्भाशय में, जो सरोगेट माँ है उसके गर्भाशय में होता है, और जन्म देने के बाद वो जो बच्चा है वो किसका कहलाएगा, वो उस माँ का कहलाएगा जिसका कि क्या था, अंडाणु था। ठीक है ना। तो ये भी एक कानूनी प्रक्रिया है। इसमें जब कोई माँ जो है किसी को जो है सरोगेट माँ या किराए की कोख लेती है, तो ये जो है पूरी क्या है, कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ये होता है।